हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसका नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। और काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिला है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन PhD से रिलेटेड आया था कि PhD एडमिशन के लिए भी अब नेट का एग्ज़ाम यूज़फुल होगा, तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कुछ शेयर की गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के में भी कुछ चेंजेस है, वो भी देखेंगे अपने। जो हमारी एज रिलैक्सेशन है ना, एलिजिबिलिटी जो एज है उसमें भी कुछ चेंजेस है, वो भी अपने देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या कुछ चेंजेस है, वो सारी अपने चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो जो भी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, जून वाला एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं या MSc में एडमिशन लिया है, तो इसमें एक दो बातें ये भी है कि जिन्होंने MSc में एडमिशन लिया है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फर्स्ट ईयर जिन्होंने कंप्लीट किया वही अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें अपने डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो है, कंप्लीट देख लेना, बार बार इधर उधर दोबारा से देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करें जून 2024 में एग्ज़ाम। ऑब्वियसली इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी है वो डिक्लेयर कर दी है, तो हमारे पास में लगभग हम कह सकते हैं 2 महीने से कम है थोड़ा टाइम, लगभग 50-55 दिन है हमारे पास में, ठीक है, नेट के लिए। तो देखो, सारे पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करूंगा जो भी है, तो सारे पॉइंट यहाँ पे तुम्हारे कवर हो जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा इसका, वो देख सकते हो यहाँ पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मई से 21 मई, मतलब कल से ही स्टार्ट हो चुका है, नोटिफिकेशन कल ही आया है। और 1 मई से 21 मई तक, है ना, ये होगा तुम्हारा। एक सेकेंड रुको, ठीक है, 1 मई से 21 मई तक। और लास्ट डेट जो इसकी है वो 22 मई को है। और जो करेक्शन एग्जामिनेशन फीस की जो डेट है वो लास्ट डेट 23 मई है। ठीक है, और फीस की बात करें तो देख सकते हो, जनरल के लिए है 1150 रुपये, OBC के लिए, EWS के लिए 600 रुपये, और बाकी के लिए 325 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा अपने बात करें, ये देखो, ये सभी डेट्स गिवन है। करेक्शन इन दी पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म 25 से 27 के बीच में, मान लो कुछ गलती हो जाती है, करेक्शन कर सकते हो, वैसे सही भरना फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखो यहाँ पे और क्या डेट गिवन है। हाँ, एग्जाम की जो डेट है 25, 26, 23 जून, इनमें से किसी एक डेट को फिजिक्स का एग्जाम होगा। और टाइम वही है, सेम 3 आवर। और पैटर्न भी, एग्जाम पैटर्न भी वही है, कोई एग्जाम पैटर्न में इन्होंने चेंज नहीं किया है, सेम एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड। हाँ, ये नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है। अब देखो, जब रजिस्टर करोगे तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक अपलोड, एक फोटो चाहिए तुम्हारे खुद की, है ना, स्कैन्ड फोटो चाहिए, और एक सिग्नेचर चाहिए तुम्हें जो स्कैन्ड हो। ठीक है, और इसके अलावा और रिजल्ट अवेटेड जो फॉर्म होगा, यदि तुम MSc अपीयरिंग हो, MSc कर रहे हो अभी, तो रिजल्ट, या MSc कर चुके हो और रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट अवेटेड फॉर्म यहाँ पे तुम्हें अपलोड करना होगा, उसका ये साइज वगैरह है, तो ये देख लेना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके अलावा अपने बात करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 9 नंबर पेज पे, अब देखो 9 नंबर पेज पे, ये कंप्लीट मैंने पढ़ लिया था और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ, पूरा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये रहा 9 नंबर पेज पे, नीचे नीचे। हाँ, सिलेबस देखो, तुम्हारा CSIR HRDG की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे गिवन है, वो सेम सिलेबस, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये देखो, जो हमारे पास में ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर द अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर and the admission to PhD category will be eligible for appointment as assistant professor and admission to PhD, but not for the award of JRF। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे और PhD के लिए अप्लाई करेंगे, उनको JRF के लिए एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे। और जो JRF, जो द कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर द एडमिशन टू PhD ओनली कैटेगरी will be eligible for admission to PhD only but not for award JRF and appointment as assistant professor। जो PhD ओनली कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, 3 कैटेगरी होगी इस बार, एक JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस PhD, एक PhD। ठीक है, जो सिर्फ PhD में अप्लाई करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं जा सकते, नेट नहीं दे सकते, मतलब नेट के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, या JRF के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे।
तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो जो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है वो तो डायरेक्ट जेआरएफ ही अप्लाई करो। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो सभी एलिजिबल है, क्योंकि कोई एज क्राइटेरिया नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई करो। कोई डायरेक्ट पीएचडी का अप्लाई मत करो, असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्लाई करो। ठीक है, पीएचडी के लिए अप्लाई करना तो मूर्खता की बात है, कोई भी नहीं करेगा। ये देखो 3 कैटेगरी इन्होंने दी है। एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। अवार्ड, जिसने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया, अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको जेआरएफ में मिल सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकता है, पीएचडी एडमिशन के लिए जा सकता है। वो जेआरएफ से जाएगा, फिर इससे क्यों जाएगा। और जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई किया वो जेआरएफ नहीं ले सकता, बाकी दोनों चीजें हो सकती है। जिसने सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई किया है ये तो बहुत कम लोग करेंगे, ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई करेंगे जिनका जेआरएफ वाली एज नहीं है। ठीक है, तो ये देख लेना एक पॉइंट। उसके बाद में अपने बात करें, हाँ ये सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पे ना, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी है। The JRF qualified candidate are admitted into the PhD program based on an interview as per UGC रेगुलेशन 2020-22। जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको पीएचडी में एडमिशन किस बेसिस पे मिलेगा, इंटरव्यू बेसिस पे, और जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है 2022 में उसकी बेसिस पर। जॉइंट सीएसआई यूजीसी नेट अंडर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 कैन बी यूज्ड एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन टू पीएचडी। यूज किया जा सकता है ना, वही सेम उन्होंने कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं है। फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड अंडर द कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट विल हैव 70% वेटेज एंड 30% वेटेज विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। मतलब 70% वेटेज तुम्हारा नेट का होगा एग्जाम का और 30% वेटेज तुम्हारा इंटरव्यू का होगा। अब इन्होंने कट ऑफ, ये कोई पीएचडी एडमिशन के लिए कट ऑफ नहीं निकालेंगे, पीएचडी एडमिशन के लिए ये परसेंटाइल में तुम्हारा रिजल्ट भी देंगे, है ना, अलोंग विद मार्क्स के साथ में परसेंटाइल में भी तुम्हारा रिजल्ट देंगे। फिर कितनी मिनिमम कोई भी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेगी हमें कितनी परसेंटाइल तक लोग चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी भी वही है एग्जाम की, 33% फॉर ओबीसी एंड जेआर जिसका ओबीसी है और मान लो जनरल कैटेगरी है 33% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और SC/ST के लिए 25% मिनिमम क्वालिफिकेशन है। वो तो लाना ही पड़ेगा तुम्हें, वो इन्होंने मेंशन किया है ऑलरेडी। ठीक है, स्कॉलरशिप में कोई चेंज नहीं है, स्कॉलरशिप सेम है जो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, वही स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा अपने बात करें, फिर आ जाओ पेज नंबर 12 पे, 11 12 ये पेज देखो, एलिजिबिलिटी की बात करें, ये अच्छे से देख लेना ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ ये देखो, देखो जनरल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देखो क्या है हमारे पास में, जिसको देखो बार बार ये मत पूछना कि सर एलिजिबल है या नहीं है, अच्छे से समझ लो इस चीज को ना। जिसको डाउट आते हैं ना इन चीजों में, जिसको नहीं डाउट आते वो वीडियो को मत देखो, है ना। जिसको डाउट आते हैं इन चीजों में कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो देखो इस वीडियो कंप्लीट। जनरल अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन MSc मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। जनरल और जनरल EWS के लिए 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए MSc में। यदि तुमने अभी MSc नहीं की है या पीरिंग में हो तो भी 55% तुम्हारा स्कोर यदि हो जाएगा तभी वो सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा, है ना, या उस सर्टिफिकेट मतलब उस तुम मतलब एलिजिबल होगे उसके लिए, है ना। अदरवाइज वो तुम्हारा नेट क्वालिफाई भी कर लो वो एलिजिबल नहीं होगा। और बाकी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी, नॉन क्रीमी, SC/ST इन सभी के लिए 50%, है ना, ये एक मेन पॉइंट है। ये तो सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री। एक तो जो परस्यू कर रहे हैं मास्टर डिग्री, जिन्होंने एडमिशन लिया है, इसमें कुछ भी नहीं बोला ऐसा, उन्होंने कहा जो मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, और जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन भी जिन्होंने अपीयर कर रहे हैं, एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, जिनका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में। ठीक है, तुम्हें एक फॉर्म मिलेगा, वो नीचे नीचे ही फॉर्म है, वो फॉर्म जिन जो परस्यू कर रहे हैं MSc उनका एक अलग फॉर्म है, रिजल्ट अवेटेड वाला अलग फॉर्म है।
तो वो फॉर्म डाउनलोड करो अपना, उसको यूनिवर्सिटी से, जो जिस भी यूनिवर्सिटी से तुम पढ़ रहे हो, जो भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, वहाँ से अटेस्टेड कराओ, उसको अपलोड करो, ठीक है। However, such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for NET only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 50% marks and 50%, 55 and 50 marks। मतलब ये नेट का सर्टिफिकेट तभी तुम्हारे लिए एलिजिबल होगा जो यदि तुम मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हो 55% मार्क्स से, ठीक है। सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। दो साल के अंदर अंदर तुम्हें कंप्लीट करना होगा विद द डेट ऑफ नेट रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होगी विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, फेलिंग विच दे शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाइड। यदि तुम मास्टर डिग्री में 55% या 50% स्कोर नहीं कर पाते तो तुम डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे। हाउएवर दोस कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी, जो एडमिशन टू पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं, ओनली मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। जो सिर्फ पीएचडी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो नेट रिजल्ट के 1 ईयर तक, 1 ईयर के अंडर अंडर उन्हें अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। मतलब पीएचडी कैटेगरी में तो मेरे को नहीं लग रहा कोई अप्लाई करेगा, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर या उसके लिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो फिर तुम उसके लिए, ठीक है। वो तो एक नॉनसेंस वाली बात होगी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू थर्ड जेंडर कैटेगरी are eligible to draw the same relaxation in the fee age eligible criteria for net are available, ठीक है। ये देख लेना है, इतना नहीं है इसमें। हाँ, एक इन्होंने पॉइंट और ऐड किया, देखो क्या पॉइंट ऐड किया, ये डी पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट इन्होंने ऐड किया है। द पीएचडी डिग्री होल्डर whose master level examination have been completed by 19 September 1991 irrespective of the date of declaration of results shall be eligible for relaxation of 5%। उनको अलग से 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, यदि उन्होंने मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट की है बाय 19 सितंबर 1991, है ना, इस डेट तक उन्होंने, इरिस्पेक्टिव और उनका रिजल्ट कभी भी आया हो, उनको, मेरे को नहीं लग रहा ऐसे कैंडिडेट होंगे, फिर भी हो सकते हैं, देख लेना ना। 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है उनको। एक जी पॉइंट देखो, जी पॉइंट हमारे पास में, जी पॉइंट ये रहा, द कैंडिडेट हैविंग, अब देखो और कौन एलिजिबल है, एमएससी वाले तो एलिजिबल है, यहाँ पे पता लग गया। और कौन एलिजिबल है, द कैंडिडेट हैविंग पास्ड ए 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री, जो बीएससी ऑनर्स वगैरह करते हैं स्टूडेंट या बीटेक करते हैं ना, प्रोग्राम शुड हैव ए मिनिमम 75% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए उनके। इट्स क्वालिफाइंग ग्रेड ऑन ए पॉइंट स्केल, मान लो यदि तुम्हारा एग्रीगेट कुछ ग्रेड सिस्टम होता है तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड मे बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी, मतलब वो 70% हो जाएगा। तो 75% जिन्होंने बीएससी 4 ईयर किया है, जो उसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, या जिन्होंने बीटेक किया है उसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, 75% और 70%। और जो कैंडिडेट इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। और किसके लिए एलिजिबल होंगे, वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे और वो पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री है, तो इनके पास में मास्टर डिग्री नहीं है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी दोनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। बात समझ में आई? ये देखो, द कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग, एच पॉइंट देखो, द कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग 4 ईयर 8 बैचलर डिग्री प्रोग्राम आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर ईयर में ऑल्सो बी अप्लाई फॉर द टेस्ट, लास्ट सेमेस्टर में जो है। However, such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the award of JRF to PhD only after fulfilling the requirement contained in the University Grant Commission। ठीक है, वही जो भी तुम अपनी डिग्री पूरी कर लोगे और सेम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफाई कर लोगे तब तुम एलिजिबल होगे। अब देखो एज लिमिट देखो, यहाँ पे भी पहले 28 एज होती थी, इन्होंने काफी रिलैक्सेशन कर दिया। नॉट मोर देन 30 ईयर एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ in which examination is concluded, that June 2024, 1 जून 2024 को आप 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1 जून 2024
और को आपकी एज 30 प्लस नहीं होनी चाहिए, 30 से कम ही रहनी चाहिए। ये रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर, मतलब जो ओबीसी और एस सी एस टी है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, मतलब 35। ये जेआरएफ में है ना, जेआरएफ में इन्होंने काफी अब 2 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे दी है, पहले 28 होती थी ये। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, एडमिशन टू पीएचडी के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अब देखो जो टेस्ट होगा तुम्हारा, टेस्ट पैटर्न की अपने बात करें, पैटर्न वही एमसीक्यू ही होगा तुम्हारा, एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। देखो टोटल क्वेश्चन तुम्हारे अपने फिजिक्स की बात करें ना, फिजिक्स अपना सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स की देखो अपने बात करें तो फिजिकल साइंस में बाकी जो और सब्जेक्ट हैं वो भी देख सकते हो अपना अपना। फिजिकल साइंस की अपने बात करें तो फिजिकल साइंस में देखो पार्ट ए में वही 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में 25-30 क्वेश्चन, इसमें से 15 करने हैं, 20 करने हैं, 20 करने, टोटल 55 करने हैं, 75 आएंगे। 200 नंबर का टोटल पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है पैटर्न में। ये पैटर्न हो गया तुम्हारा। उसके बाद में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, पेपर दोनों में आएगा, तुम किसी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट यदि किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो इंग्लिश वर्जन ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट, हाँ, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले एक बार ये सारे अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपने पास में रखें। जैसे बोर्ड की मार्कशीट, जिसके लिए तुम्हें नाम और डेट ऑफ बर्थ, ताकि सही भर सको, तुम याद नहीं रहती सारी चीज़ें। आइडेंटिफिकेशन के लिए तुम कोई बैंक पासबुक आईडी या कुछ भी पासपोर्ट, जो भी आधार कार्ड तुम्हारे पास में है, क्वालिफाइड डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, या तो लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट हो या तुम्हारे पास में, या तुमने एमएससी कर ली है, या क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी एक फॉर्म दिया गया है वो अपनी यूनिवर्सिटी से तुम फिल करवा सकते हो। मेलिंग एड्रेस एज परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, 4 सिटीज जो तुम्हारी चॉइस की होगी। कोड ऑफ जॉइंट यूज, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे फिजिक्स का देख लेना क्या है, एक सेकंड में बता दूंगा फिजिक्स का। रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, और फोटो का साइज ये देख लो, कैंडिडेट फोटो साइज 10 KB से 200 KB, और सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और तो कुछ नहीं है इसमें इतना। हाँ, ये देख लो, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इज एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब सेंट्रल लिस्ट में तुम ओबीसी एनसीएल में आने चाहिए हो ना, सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में नहीं, सेंट्रल लिस्ट में। ठीक है, ये बात कर रही है, सेंट्रल लिस्ट में तुम्हारा होना चाहिए। स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल में चूज जनरल ईडब्ल्यूएस, यदि वो जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो वो चूज कर सकते हैं। यदि ओबीसी एनसीएल जिनका सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है बट स्टेट लिस्ट में है, वो जनरल ईडब्ल्यूएस को चूज कर सकते हैं यदि वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं, वो जो उसकी क्राइटेरिया है जनरल ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, उसमें तुम देख सकते हो। बस इसमें यही पॉइंट है यार, जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते थे ना, और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट इसमें। सब्जेक्ट कोड की बात करें अपने, हाँ देखो पेज नंबर 36 पे जाओ आप डायरेक्ट, पेज नंबर 36, 36, 36, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये देख लो यहाँ पे। हाँ, देर विल बी नो सेपरेट कट ऑफ फॉर पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी,
The commutative marks of all part are taken in consideration for drawing the merit list. There is minimum benchmark of 33% for general EWS OBC category and 25% in respect of SC ST and PW categories for both the fellowship and assistant professor. मिनिमम परसेंटेज वही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। हाँ, और जो पीएचडी कैंडिडेट के लिए जो होगा ना उसमें परसेंटाइल, ये देखो परसेंटाइल क्या करेंगे, ये मल्टी शिफ्ट पेपर का है परसेंटाइल वाला। एक एग्जांपल इन्होंने और भी दिया था यहाँ पे, कौन सा है, एफ पॉइंट देखो, द रिजल्ट ऑफ जॉइंट CSIR UGC नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल along with the marks obtained by the candidate to utilize the marks for admission to PhD। बस ये क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा तुम्हें परसेंटाइल में भी अपना रिजल्ट दे देंगे जिससे वो एडमिशन PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सके। अब वो परसेंटाइल कोई भी यूनिवर्सिटी अपना उनको एडमिशन लेना होगा तो वो परसेंटाइल डिसाइड कर देगी, इस परसेंटाइल से ऊपर ऊपर जो भी कैंडिडेट है वो सभी एलिजिबल है। ठीक है, तो वो परसेंटाइल में, अब उसमें वो हर किसी का परसेंटाइल आएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, वो तुम 33% से तुम्हारा स्कोर ऊपर है या नीचे है, तुम्हारा परसेंटाइल आएगा। ठीक है, मतलब पीएचडी एडमिशन के लिए तुमने एग्जाम दे दिया तो इसका मतलब तुम पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, यदि एग्जाम दे दिया तुमने। अब वो अब यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी ना, मेरे हिसाब से यही होगा कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि मिनिमम परसेंटाइल हमें कितने रखने हैं। ठीक है, बस ये सारे पॉइंट्स थे जो बताने वाले थे, ये सारे पॉइंट्स बताने वाले थे, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो इसमें और अपने बात करें, अब तुम्हारे पास में लगभग हम कह सकते हैं कि 2 महीने हैं, 2 मंथ या 55 डेज है, और सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि रिवीजन को अपना बढ़ाना है, जितना हो सके रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके लिए हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, एक स्कोर बूस्टर कोर्स चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। स्कोर बूस्टर लाइव कोर्स होता है ये। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। इसमें अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, हर एक टॉपिक की रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है, जिसकी भी तुम्हें सही लगे। तुम्हें फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज बेस्ट लगती है तो वो ज्वाइन कर लो, और किसी की तुम्हें सही लगती है तो, पर ज्वाइन जरूर करनी है एग्जाम देने से पहले ना, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है, क्योंकि और टेस्ट देने भी है, सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करनी, टेस्ट देने भी है। अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी चल रही है, 499 इसका प्राइस है, और पूरा जो टेस्ट शेड्यूल है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें टेस्ट सीरीज का। ठीक है, बाकी हमारे कोर्सेज भी 1 मई से, जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 मई से रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लाइव कोर्स स्टार्ट होंगे वो 15 मई से स्टार्ट होंगे लाइव कोर्स, तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, ऐप का, तो वहां पे जाके देख सकते हो तुम। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये नंबर है 9560182735, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।